सोचिए, एक दूर टिमटिमाता हुआ तारा देखना हो या फिर किसी माइक्रोस्कोपिक सेल के रहस्यों को सुलझाना हो, इन दोनों के पीछे एक ही साइंस काम करती है और वो है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और इस रोचक दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। इस सफर के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है। शुरुआत करेंगे प्रकाश यानी लाइट के मुड़ने और टकराकर वापस आना की फिजिकल घटनाओं से। फिर समझेंगे ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन, जानेंगे लेंसेज और मिरर्स के इक्वेशंस और आखिर में देखेंगे कि लाइट के रास्ते का सटीक पता कैसे लगाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रकाश का मुड़ना और टकराकर वापस आना, यानी ऑप्टिक्स की भौतिक घटनाएं। अब देखिए, ऑप्टिक्स का सबसे बुनियादी रूल क्या है? वो है एक स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। ये कोई आम आईना नहीं है। इसका एक सिंपल सा कर्व लाइट की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस आधार पर ये रियल और वर्चुअल दोनों तरह की आकृतियां गढ़ सकता है। एकदम जादुई लगता है ना? अब इन दो खास तरह के मिरर्स को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हैं कॉन्केव मिरर्स, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ये लाइट को बटोर कर एक ही पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चीज टेलीस्कोप्स के लिए। दूसरी तरफ हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। ये बाहर की तरफ उभरे होते हैं और प्रकाश को फैलाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। इसीलिए तो इनका इस्तेमाल पार्किंग लॉट्स और सिक्योरिटी कैमरास के पास देखा जाता है। एक कन्वर्ज करता है तो दूसरा डाइवर्ज। बिल्कुल क्लियर है ना? लेकिन कहानी सिर्फ टकराकर लौटने की नहीं है। जब प्रकाश हवा से निकलकर कांच जैसे किसी ट्रांसपेरेंट और डेंसर मीडियम में घुसता है तो वो मुड़ भी जाता है, और इस अद्भुत घटना को हम रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। होता यह है कि डेंसर मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड अचानक से कम हो जाती है और इस वजह से उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है। कांच के एक ग्लास स्लैब से गुजरती हुई लाइट रे का सफर किसी ऑब्स्टिकल कोर्स जैसा होता है। पहले कांच में प्रवेश करते ही स्पीड कम होती है और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, फिर सीधी चलती है और जैसे ही वापस हवा में आजाद होती है नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। आखिर में निकलने वाली रे शुरुआती रे के बिल्कुल पैरेलल होती है, पर थोड़ी सी खिसकी हुई होती है। यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और यही वजह है कि पानी के अंदर रखी कोई भी चीज अपनी असली जगह से थोड़ी हटी हुई नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ऑप्टिक साइन कन्वेंशन, जो है ऑप्टिकल मैपिंग का रूल बुक। किसी भी मैप की तरह ऑप्टिक्स का भी एक मैप है, जो मैथ के XY कार्टेशियन प्लेन जैसा काम करता है। और यहां एक सुनहरा नियम याद रखना सबसे जरूरी है, द गोल्डन रूल। वो ये कि हर एक मेजरमेंट, हर एक दूरी स्ट्रिक्टली मिरर के पोल या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाती है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से लाइट के पूरे सफर को प्लॉट किया जाता है। इसे भूलना बिल्कुल नहीं है। शुरू में ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस शायद थोड़े आर्बिट्रेरी लगें, पर यकीन मानिए ये बेहद लॉजिकल हैं। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा हिसाब है। अगर नापने की दिशा आती हुई लाइट के खिलाफ है तो वो नेगेटिव है, और अगर हम लाइट के साथ साथ उसी दिशा में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। एक्सिस के ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। बस ये एक मास्टर मैप है। इसको ध्यान में रखा तो आगे गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। भौतिक नियम और माप समझ लिए। अब बारी है तीसरे हिस्से की, मिरर्स और लेंसेज के इक्वेशंस, यानी उन मास्टर फॉर्मूलाज को अनलॉक करने का वक्त आ गया है। ये जो थिन लेंस इक्वेशन है ना, ये किसी जादू की चाबी से कम नहीं है। बिना कोई फिजिकल लेंस सेट किए सिर्फ इस छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन से ये सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई इमेज ठीक किस जगह बनेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फॉर्मूला में रखा जाता है, एग्जैक्ट फोकल लेंथ निकलकर सामने आ जाती है। ये इक्वेशन दूरियों के सारे रहस्य खोलने की ताकत रखती है। और जब थिन लेंस इक्वेशन के साथ इस मैग्निफिकेशन इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो कहानी पूरी हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि बनने वाली इमेज का आकार क्या होगा। क्या वो बड़ी होगी, छोटी होगी या फिर बिल्कुल उल्टी नजर आएगी। यही फॉर्मूला बताता है कि माइक्रोस्कोप्स कैसे इतनी छोटी चीजों को इतना बड़ा करके दिखाते हैं और टेलीस्कोप्स दूर बैठे प्लैनेट्स को इतना करीब कैसे ले आते हैं। ये सारी इक्वेशंस मिलकर ऑप्टिशियन की पूरी टूलकिट बनाती हैं। एक कांच के स्लैब में होने वाले रिफ्रैक्शन को नापने के लिए स्नेल्स लॉ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर का इक्वेशन और लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला। सच कहा जाए तो ये सभी इक्वेशंस उस यूनिवर्सल सोर्स कोड की तरह हैं जिससे ये पूरी ऑप्टिकल दुनिया चलती है। तो चलिए आखिर में बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, प्रकाश के रास्ते का पता लगाना। यहां हम मैथ को डायग्राम्स के साथ जोड़कर देखेंगे।
अब असली मजा तब आता है जब इन मास्टर फॉर्मूलाज को फिजिकल रे डायग्राम्स पर उतारा जाता है। यहाँ मैथमेटिक्स के वेरिएबल्स जैसे कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई सीधे लाइट रे के भौतिक सफर पर मैप किए जाते हैं। जैसे ही ये सारी इक्वेशंस इन खींची हुई लाइंस के साथ मिलती हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ और एक फिजिकल रियलिटी बन जाते हैं। एक और बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है रियल और वर्चुअल इमेजेस का, यानी असली और आभासी। इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि क्या इन्हें किसी पर्दे यानी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। रियल इमेजेस हमेशा लेंस के दूसरी तरफ बनती हैं और उन्हें वास्तव में एक स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, पर वर्चुअल इमेजेस उसी तरफ बनती हैं जहां ऑब्जेक्ट होता है। ये बस एक इल्यूजन होती हैं। ये छोटा सा फर्क ऑप्टिक्स की गहराई समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नियमों को एक जगह इस तरह सिस्टमैटिक टेबल में रख लेने से काम कितना आसान हो जाता है। अब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। एक बार इस सिस्टमैटिक अप्रोच को पकड़ लिया तो गलती होने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और आखिर में जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये सफर कितना हैरत अंगेज है। प्रकाश को मोड़ने और उसके टकराकर वापस आने के इन्हीं बुनियादी नियमों और इन्हीं आसान इक्वेशंस की वजह से आज इंसानियत दूर दराज के आकाशगंगाओं को देख पा रही है। इन्हीं छोटी छोटी मैथमेटिक्स के बलबूते पर ऐसे ताकतवर टेलीस्कोप्स बनाए गए हैं जो अरबों साल पहले चले प्रकाश को आज कैप्चर करते हैं, यानी एक तरह से ब्रह्मांड के बीते हुए कल में झांकते हैं। तो सोचें, क्या ये छोटे छोटे ग्लास स्लैब्स, मिरर्स और इनके फॉर्मूलाज सच में किसी टाइम मशीन से कम हैं? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिए। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।